अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिजारानी आज ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लेक्चर करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई ग्लोबलाइजेशन है क्या। अब देखें कि दुनिया के मुल्कों को और दुनिया की कौमों को आपस में करीब लेकर आना, इसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। या दुनिया की मुल्कों और दुनिया की कौमों में इंटरकनेक्टनेस बढ़ाने को भी कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। लेट सपोज ये है ईरान, ये है स्पेन। अगर ईरान और स्पेन ने मिलकर आपस में कोई भी ताल्लुकात बढ़ाए, एक दूसरे के करीब आए, उनके बाद इन्होंने नॉलेज शेयर की या इन्होंने आपस में टेक्नोलॉजी शेयर की या इसके अलावा इकोनॉमिकल शेयर्स किए, तो इसे कहा जाएगा कि भाई ईरान और स्पेन ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को फॉलो कर रहे हैं। लेट सपोज अगर इसे और इजी कर लूं, कजाकिस्तान, इराक, ग्रीस, फिनलैंड या रशिया। अब इन कंट्रीज ने आपस में ताल्लुकात बढ़ाए या आपस में रिलेशंस कायम की, तो क्या कहा जाएगा कि भाई ये कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये आपस में इंटरकनेक्टनेस बढ़ा रहे हैं या अपने आपस में करीब आ रहे हैं। तो जो इंटरकनेक्टनेस के कोई भी कंट्री अगर किसी कंट्री के साथ या दुनिया के साथ जो इंटरकनेक्टनेस बढ़ाता है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। अच्छा, जो ताल्लुकात बढ़ते हैं या ताल्लुकात कायम होते हैं किसी एक कंट्री के लोगों के किसी दूसरी कंट्री के लोगों के साथ, वो किन चीजों की वजह से होते हैं। सबसे पहला पॉइंट वो हो सकता है कि जो एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ताल्लुकात कायम करे, वो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के लिए के टेक्नोलॉजी शेयर के लिए ताल्लुकात कायम हो। यह भी हो सकता है कि अगर एक कंट्री किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात कायम करे, कि हो सकता है कि वो नॉलेज शेयरिंग के लिए उनके दरमियान ताल्लुकात हो या इंटरकनेक्टनेस हो। और यह भी हो सकता है कि वो ताल्लुकात इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के लिए भी हो। मतलब कि एक मुल्क या के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात या इंटरकनेक्टनेस, या एक मुल्क के लोगों की दूसरे मुल्क के लोगों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं या इंटरकनेक्टनेस होती है, उसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब ये थी मीनिंग। अब आ जाएं डेफिनेशन पे। ये देखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। अब नेशनल मतलब कि कोई भी एक कंट्री, इंटरनेशनल मतलब कि दुनिया की कंट्रीज। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन बिटवीन पीपल, कंपनीज एंड कंट्रीज। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि दुनिया के मुल्कों को, दुनिया की कंपनीज को और दुनिया के लोगों को आपस में करीब लेकर आना, इसे ही कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब वो करीब आते हैं, हो सकता है कि गुड्स की वजह से, मतलब कि गुड्स वो शेयर करें। यह भी हो सकता है कि जो करीब आते हैं वो सर्विसेज आपस में शेयर करें, या टेक्नोलॉजी की शेयर की वजह से, या नॉलेज शेयर करें आपस में, इसलिए भी वो एक दूसरे के करीब आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन की हम डेफिनेशन पे बात करेंगे कि जॉन बैलेस ने जो डेफिनेशन दी। जॉन बैलेस सेड इट इज द इंटरकनेक्टनेस बिटवीन पीपल एंड कंट्रीज। अब जॉन बैलेस ने भी वही सेम बात कही, मगर इसमें बड़ा दम है। जॉन बैलेस ने ये कहा कि भाई ग्लोबलाइजेशन ये इंटरकनेक्टनेस है एक मुल्क के लोगों के दूसरे मुल्क के लोगों के साथ। और उसके बाद इसने कहा, जॉन बैलेस ने कहा, ही सेड दैट पीपल आर कनेक्टिंग इन 3 डोमेन आर 3 इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये बड़ी मेन पॉइंट की जॉन बैलेस ने। जॉन बैलेस ने कहा कि भाई जो लोग मतलब आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, उन इंटरकनेक्ट के पीछे कुछ राज हैं। मतलब कि वो जो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं वो 3 चीजों की वजह से। एक सोशल, मतलब कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की वजह से। और तीसरा जो सिस्टम है वो है पॉलिटिकल। उसने कहा, जॉन बैलेस ने, कि अगर ये 3 चीज नहीं होती तो शायद लोग दुनिया के आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होते। अब देखें, टेक्नोलॉजी ने हद से ज्यादा लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि मैं अब यूट्यूब पे लेक्चर रख रहा हूं, तो ये भी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के थ्रू। मतलब टेक्नोलॉजी इंटरकनेक्टनेस को बढ़ा रही है। या कोई भी बंदा अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहता हो और वो एरोप्लेन के जरिए एक दो हावर में ही वहां पे पहुंच सकता हो, तो ये भी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी भी इंटरकनेक्टनेस को बढ़ा रही है। अगर किसी भी कंट्री में कोई बंदा बैठकर किसी दूसरी कंट्री के लोग से, किसी बंदे से बात करना चाहे, तो वो भी इंटरनेट के थ्रू, मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी ने जॉन बैलेस के मुताबिक जो इंटरकनेक्टनेस है उसको हद से ज्यादा प्रमोट किया है या तेज किया है। उसके बाद जॉन बैलेस ने कहा कि भाई जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हैं उन्होंने भी इंटरकनेक्टनेस के आइडिया को अडॉप्ट किया है या
पैसअप किया है। लेट सपोज कि आजकल जो इकोनॉमिकल पैटर्न है, मोस्टली जो सारी दुनिया के इकोनॉमिकल पैटर्न सेम हो चुके हैं। सब यही कहते हैं कि भाई फ्री ट्रेड करो, फ्री ट्रेड करो। मतलब कि अगर किसी कंट्री में फ्री ट्रेड चल रहा है तो दूसरी कंट्री के लोग जब इसे अडॉप्ट करेंगे तो इसमें भी तो भाई इंटरकनेक्टनेस हुई। तो इसलिए इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी इंटरकनेक्टनेस को बढ़ा रहे हैं, या ऐसे कहें कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अब थर्ड नंबर पॉइंट पॉलिटिकल, मतलब कि भाई डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराओ, अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाओ। अगर एक कंट्री ने, किसी ने देख लिया कि भाई किसी कंट्री ने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई है, अडॉप्ट की है, तो दूसरे लोग भी कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी अडॉप्ट हो या हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट बने। तो इसलिए उन कंट्री के दरमियान भी, और वो कंट्री जिनमें डेमोक्रेसी होगी तो उनमें आपस में इंटरकनेक्टनेस होगी। तो ये भी पॉलिटिकल या डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, ये भी इंटरकनेक्टनेस को अडॉप्ट कर रहा है, या ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन को ये कॉन्सेप्ट प्रोमोट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जॉन बैलेस सेड इंटरकनेक्टनेस इज नॉट अ न्यू आइडिया बट बिकेम पैसिव ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। अब ये बड़ी जबरदस्त बात कही जॉन बैलेस ने। जॉन बैलेस ने कहा कि जो इंटरकनेक्टनेस का जो आइडिया है ये कोई न्यू आइडिया नहीं, मगर ये जब ग्लोबलाइजेशन का जब आइडिया आया तो ग्लोबलाइजेशन के आइडिया के बाद ये इंटरकनेक्टनेस का कॉन्सेप्ट तेज हो गया, या ऐसे समझ लें कि उसमें पैसअप आ गया। क्योंकि इंटरकनेक्टनेस या लोगों के दरमियान ताल्लुकात, तो पिछले अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो उस वक्त भी एक कंट्री के दूसरी कंट्री के लोगों के साथ ताल्लुकात होते थे, एक रीजन के दूसरे लोगों के रीजन के साथ ताल्लुकात होते थे, इवन के एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ ताल्लुकात होते थे। मगर टेक्नोलॉजी के बाद उस ताल्लुकात में, उस इंटरकनेक्टनेस में एक पैसा आ चुका है, या ऐसे समझ लें कि एक तेजी आ चुकी है। लेट सपोज कि डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने तो ताल्लुकात रखे थे इंडिया के लोगों के साथ। तो हम कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टनेस या ताल्लुकात पहले भी कायम होते थे, मगर उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो इसलिए इंटरकनेक्टनेस आइडिया इतना पैसअप नहीं था। अच्छा, जब वैन सिल्क रूट केम इनटू बीइंग, जब सिल्क रूट बना तो सिल्क रूट बनने के बाद भी बहुत से ट्रेडर्स जाते थे सिल्क रूट को क्रॉस करके और दूसरी कंट्रीज में जाकर वहां पे ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो उस वक्त भी ताल्लुकात या इंटरकनेक्टनेस उन ट्रेडर्स की दूसरी कंट्री वालों के साथ तो होती थी। मतलब कि उस वक्त भी ग्लोबलाइजेशन का आइडिया था, मतलब इतना पैसअप नहीं था। और उसके बाद अरब ट्रेडर्स टू सैलून, जैसे हमने तारीख पढ़ी है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था राजा दाहर के ऊपर, तो उस वक्त जो अटैक हुआ था वो भी इस ऐसे समझ लें कि इस इंटरकनेक्टनेस की वजह थी। अब इंटरकनेक्टनेस की वजह क्या थी, ये तो एक डिफरेंट इंडोपाक का एक टॉपिक है। तो उस वक्त अरब ट्रेडर्स गए थे सैलून, कहाँ, जैसे आज हम कहते हैं श्रीलंका। तो अरब ट्रेडर्स सैलून गए थे ट्रेड करने, व्यापार करने। मतलब कि अरबों का भी एक ऐसे समझ लें कि एक इंटरकनेक्टनेस थी श्रीलंकन के लोगों के साथ। तो उस वक्त भी इंटरकनेक्टनेस का आइडिया था, मगर जब ग्लोबलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन के बाद जब टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने उस इंटरकनेक्टनेस को ज्यादा पैसअप कर दिया है। लेट सपोज कि हम आज अगर फेसबुक पे बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज सेंड करें तो ये सारी दुनिया उस चीज को देख सकती है। तो ये है टेक्नोलॉजी जिसने इंटरकनेक्टनेस को ज्यादा से ज्यादा पैसअप कर दिया है। अब आगे बढ़ें। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन से वो मेन फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, या वो कौन से ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो ग्लोबलाइजेशन को चलाते हैं। अब देखें, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II 44 अलाइड नेशंस गैदर्ड एट माउंट वाशिंगटन होटल इन ब्रिटन वुड। अब क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर I चल रही थी तो वर्ल्ड वॉर I के दौरान बहुत सी कंट्रीज को बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा, जिसमें इकोनॉमिकल नुकसान का नात भी थे, जिसमें सोशल भी नुकसानात थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि 44 कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर एक माउंट वाशिंगटन होटल में एक एग्रीमेंट किया, जिसे तारीख में कहा जाता है ब्रिटन वुड एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट चला था 1 जुलाई 1944 से लेकर 22 जुलाई तक। अब 22 जुलाई 1944 को ब्रिटन वुड एग्रीमेंट हुआ। अब ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के तहत 3 इदारों ने जन्म लिया, IMF, वर्ल्ड बैंक और गेट, जिसे आज हम कहते हैं WTO।
तो ये इदारे मिलकर ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जो पॉलिसीज ग्लोबलाइजेशन की बनती हैं वो इन इदारों की तरफ से बनती हैं। तो फिर बाद में 1944 में फिर यूएनओ का जन्म हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। ये है माउंट वाशिंगटन होटल जो बेल्टन वुड में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अब आगे बढ़ें। थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आपको मैं ये बताऊंगा कि लोग आपस में कैसे मिले। जो लोगों की, जैसे मैंने बता दी कि इंटरकनेक्टनेस हुई, एक मुल्क के लोगों की दूसरे मुल्क के लोगों के साथ इंटरकनेक्टनेस हुई। तो इस थ्योरीज में यही बताऊंगा कि वो उनमें इंटरकनेक्टनेस कैसे हुई, या लोग आपस में कैसे मिले, या ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने कैसे प्रमोट किया। अब इनके ही आंसर मिलेंगे इन थ्योरीज में आपको। देखें, सबसे पहले थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में मिल रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पैस अप द मॉडर्नाइजेशन, कि भाई जब किसी कंट्री में इंडस्ट्री बनी, इंडस्ट्री के बाद जब वर्कर वहां पे गए और वर्कर आपस में मिले तो उनमें एक इंटरकनेक्टनेस हुई। तो इस इंटरकनेक्टनेस ने क्या किया कि मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किया, या समझ लें कि उन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। अब ये भी बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट था। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट, यूनिवर्सलिटी ऑफ द इकोनॉमिक पैटर्न। अब ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट और पावरफुल पॉइंट है, देख लें। इसमें है कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर फॉलोइंग द इकोनॉमिक पैटर्न ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब यह है, तारीख में रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन डेवलप कंट्रीज को देखकर जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज होती हैं वो कोशिश यही करती हैं कि डेवलप कंट्रीज के जो इकोनॉमिक पैटर्न है, उन इकोनॉमिक पैटर्न को हम फॉलो करें। क्यों फॉलो करें? इसलिए फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम डेवलप कंट्रीज के इकोनॉमिक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हम भी तरक्की कर जाएं और हम भी क्या बने, डेवलप्ड कंट्रीज बने। तो ये भी ये जो मतलब कि वो जो फॉलो करना चाहते हैं, तो ये भी एक उसमें एक इंटरकनेक्टेंस लोगों के दरमियान बनती है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज के, डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों के और डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों के दरमियान इंटरकनेक्टेंस होती है। तो ये चीज भी, ग्लोबलाइजेशन को इस चीज ने भी प्रमोट किया या इंटरकनेक्टेंस को बढ़ाया। अब आगे देखें, थ्योरी नंबर थर्ड, कोबवेब मॉडल ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब कोबवेब का मकसद है कि मकड़ी का जाला, जो यहाँ पे पिक में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें है कि वर्ल्ड इज कनेक्टेड लाइक कोबवेब। अब यह है कि दुनिया मकड़ी के जाले की तरह आपस में कनेक्टेड है, एंड होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड विथ ईच अदर ऑन डिफरेंट इश्यूज। और डिफरेंट इश्यूज के तहत भी दुनिया आपस में कनेक्ट है, जैसे कि टेररिज्म, जैसे कि यूएनओ, जैसे कि पॉवर्टी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। अब लेट सपोज यहाँ पे कोई भी टेररिज्म का एक्ट हुआ, अगर यहाँ पे एक्ट हुआ तो जो भी दूसरी कंट्रीज हैं आपस में या पूरे वर्ल्ड जो है उस बात को कंडेम करेगा। मतलब कि उन सारे कंट्रीज के जो आइडियाज हैं वो आपस में मिल चुके हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वो बातें हैं जिन्होंने इंटरकनेक्टनेस को जन्म दिया, या इन चीजों ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। या अगर ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पे भी हुई तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तो इसलिए ये है वो चीजें हैं जो इंटरकनेक्टनेस को बढ़ा रही हैं या ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही हैं। अब फोर्थ नंबर, इंटरनेशनल सोसाइटी और इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखें, इंटरनेशनल सिस्टम है क्या। सबसे पहले आपको यह बता दूं, डोमिनेंट आइडिया विच इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम। कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करे, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे कोल्ड वार, ये क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम था। WTO क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। और इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है, एसोसिएशन ऑफ द स्टेट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। के जो सोसाइटीज आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं, कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी। अब यहां पे देखें कि इंटरनेशनल सोसाइटी इन एवरी डिकेड्स गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंटरनेशनल सिस्टम। अब तारीख से लेकर आज तक जो इंटरनेशनल सोसाइटी होती है, इंटरनेशनल सोसाइटी हर वक्त इंटरनेशनल सिस्टम से मुतासर होती है। अब देखें कैसे। कोल्ड वार हुआ, कोल्ड वार में कुछ कंट्रीज ने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और कुछ कंट्री ने कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। अब डेमोक्रेसी या कम्युनिज्म का जो आइडिया था वो क्या था, वो था इंटरनेशनल सिस्टम।
अब जो इंटरनेशनल सोसाइटीज थी वो क्या कर रही थी, वो कुछ इंटरनेशनल सोसाइटी कम्युनिज्म से मुतासर होकर कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर रही थी और कुछ इंटरनेशनल सोसाइटीज डेमोक्रेसी से मुतासर होकर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रही थी। जो सोसाइटी कम्युनिज्म से मुतासर होकर कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर रही थी तो उन सोसाइटी के लोगों की आपस में एक इंटरकनेक्टेंस बढ़ रही थी, और जो लोग डेमोक्रेसी से मुतासर होकर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहते थे अपनी कंट्री में, तो उन लोगों के दरमियान भी एक इंटरकनेक्टेंस होती थी, मतलब कि सोच के वाले बंदों के दरमियान एक इंटरकनेक्टेंस होती थी। तो इन चीज़ों ने भी आपस में ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, या इन चीज़ों ने भी मुख्तलिफ दुनिया के कौमों को और मुल्कों को आपस में ये चीज़ें करीब लेकर आई, या ऐसे ही समझ लें वेरी सिंपल कि इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसकी मीनिंग और उसके थ्योरीज भी बता दी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, इसके बारे में क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि फैक्टर्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ें। सबसे पहले एडवांटेजेस के भाई, सबसे पहला जो ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेजेस है वो ये है कि पॉवर्टी। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ताल्लुकात रखेगा, उससे क्या होगा कि पॉवर्टी आपकी खत्म होगी। लेट सपोज कि किसी कंट्री के पास एग्रीकल्चर है, किसी कंट्री के पास ऑयल है, जब वो आपस में ताल्लुकात रखेंगे तो शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करने के साथ क्या होगा कि पॉवर्टी खत्म होगी और जिसमें रोजगार लोगों को मिलेगा। तो ये बड़े एक फेवरेबल पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन के। और इससे टेक्नोलॉजी की भी शेयर होगी, और इसके बाद आपकी जो इकोनॉमी होगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी इकोनॉमी में हद से ज्यादा एक बूस्ट आएगा। और उसके साथ ये भी एक बड़ा फेवरेबल पॉइंट है कि फ्री टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विथ आवर्स ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिल्कुल ही आसानी से मूव कर सकते हैं कुछ ही घंटों के अंदर, क्योंकि जैसे एरोप्लेन, जैसे मैंने पहले बता दिया था लेक्चर के स्टार्ट में। और यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टूरिस्ट, लेट सपोज के कंट्री ए का टूरिस्ट आया कंट्री बी में, बट कंट्री बी को विजिट करने, तो जब कंट्री बी में इसने विजिट की तो कंट्री बी के ये होटलों में रहा और कंट्री बी के मोस्ट फेमस चीज़ों को इसने विजिट किया, जिसमें इसने इस कंट्री जिसमें एक कंट्री के लोग ने बंदे ने पैसे भी खर्च किए, उसके बाद यहाँ पे कंट्री बी में शॉपिंग भी की। तो डायरेक्टली जो भी इसने पैसे खर्च किए वो कहाँ पे गए, कंट्री बी में। तो कंट्री बी की क्या हुआ कि उसकी इकोनॉमी बूस्ट अप होती गई। तो ये भी बड़े ग्लोबलाइजेशन के फेवरेबल पॉइंट हैं। और उसके साथ साथ फ्री मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, के वर्कर्स की भी फ्री मूवमेंट होती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, जिसमें अगर कोई भी बंदा किसी दूसरी कंट्री में काम करना चाहता हो तो वो वहां पे जाकर काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं ग्लोबलाइजेशन की बदौलत। अब आगे देखें मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम गुड्स को भी शेयर कर सकते हैं, इवन कि हम सर्विसेज को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये भी बड़े एक फेवरेबल पॉइंट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। और आगे देखें कम्युनिकेशन एंड स्पेस एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर आप तारीख को उठा लें, इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी की तारीख पढ़ें तो आपको यह पता होगा कि 20th और 21st सेंचुरी में जितनी दुनिया को इकोनॉमिकल जो बूस्ट मिला उससे पहले नहीं मिला था। तो ये किस बात की वजह से मिला, ये मिला ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मतलब कि कंट्रीज की आपस में इंटरकनेक्टनेस बढ़ी, इस इंटरकनेक्टनेस बढ़ने के बाद उनकी इकोनॉमी भी बिल्कुल बूस्ट हुई। तो ये तो बड़े जबरदस्त और बड़े फेवरेबल पॉइंट हैं ग्लोबलाइजेशन के। और उसके साथ साथ क्रॉस कल्चर। अब क्रॉस कल्चर आपके आइडियाज शेयर होते हैं दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ। जब आप वहां पे किसी भी काम की वजह से जाते हैं आपको उनके कल्चर का पता चलता है, उनकी लैंग्वेजेस का पता चलता है। आप स्पोर्ट्स शेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ। जैसे कि किसी कंट्री को कोई गेम नहीं खेलनी आती हो, लेट सपोज कि किसी मुल्क के दूसरे लोग वहां पे गए तो उन्होंने बताया कि भाई हम अपने मुल्क में या हम अपनी एरिया में अपने रीजन में ये गेम खेलते हैं। स्पोर्ट्स शेयर होती हैं, लैंग्वेजेस शेयर होती हैं। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के बड़े ही फेवरेबल पॉइंट हैं। और मिलिट्री शेयरिंग, जैसे हम कभी कभी पढ़ लेते हैं कि भाई पाकिस्तान ने मिलिट्री शेयर की रशिया के साथ। मतलब कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज से भी अगर लेट सपोज कि कंट्री ए के
कंट्री ए के लोगों को इतनी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं आती जितनी कि कंट्री बी के लोगों को आती है, तो उसके बाद कंट्री ए भी उस कंट्री बी के सोल्जर से वो एक्सरसाइज सीख लेगा, जिसके लिए ये कंट्री ए के लोगों के लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल होगा। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन के बड़े ही ये भी एक बड़ा फेवरेबल पॉइंट है। और उसके साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज, अब जब मल्टीनेशनल कंपनीज आपके मुल्क में आएंगी तो उसके साथ साथ वो आपको रोजगार भी देंगी। रोजगार देने के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में आपको फायदा होगा, जैसे आपको रोजगार मिलेगा, बहुत से लोग उस कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि कुछ उस कंपनी के अपने लोग होंगे, उससे ज़्यादा जो लोग होंगे वो उस मुल्क के ही होंगे। तो ये क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी भी किस वजह बात की वजह से आ सकती है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मतलब कि इंटरकनेक्टनेस को बढ़ाने के लिए। अब आगे बढ़ें कि अपॉर्चुनिटीज टू अदर नेशन, कंट्री ए जो है ऑयल एंड रिच और कंट्री बी जो है रिच इन एग्रीकल्चर कंट्री है। अब लेट सपोज कंट्री बी को चाहिए ऑयल, तो जब इंटरकनेक्टनेस हो गई तो इंटरकनेक्टनेस के बाद कंट्री बी ऑयल हासिल करेगा कंट्री ए से, और कंट्री ए को चाहिए एग्रीकल्चर, तो कंट्री ए हासिल करेगा एग्रीकल्चर कंट्री बी से। मतलब इनके साथ इनके ताल्लुकात आपस में कायम हुए, इंटरकनेक्टनेस कायम हुई, तो इन दोनों कंट्रीज के ऐसे समझ लें कि मसले ही हल हो गए, उन दोनों कंट्रीज को अपॉर्चुनिटीज मिल गई। तो ये सब किसकी वजह से मिला? ये सब मिला ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये भी एक बड़ा फेवरेबल पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का। अब आ जाएं उसके ग्लोबलाइजेशन के दूसरे नक्शे की तरफ, जिसे कहते हैं डिसएडवांटेजेस। हमने ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव तो पॉइंट्स देख लिए कि भाई ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अब देखें कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं। अब देखें, मैंने एडवांटेजेस में बताया था कि ग्लोबलाइजेशन के तहत पॉवर्टी खत्म होगी, लोगों का मतलब कि रोजगार बढ़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपकी कंट्री इकोनॉमिकल बूस्टअप होगी। मगर यहाँ पे मैंने डिसएडवांटेजेस में भी मैंने वो 4 ही जो पॉइंट हैं वो लिखे हैं। अब वो कैसे लिखें या क्यों लिखें, अब उन पे देखें, जरा गौर से सुनिएगा। अब ग्लोबलाइजेशन कहती है कि भाई अगर आपको पॉवर्टी खत्म करनी है, रोजगार बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी भी आपको चाहिए, और आप अपनी कंट्री को इकोनॉमिकल बूस्टअप करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, मतलब कि सरमाया होना चाहिए। मगर आपके पास तो सरमाया नहीं, आपके पास सरमाया नहीं, तो आपको ये चीजें कैसे मिलेंगी? और दूसरा पॉइंट कि आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए अपनी कंट्री की गुर्बत खत्म करने के लिए या रोजगार बढ़ाने के लिए, मगर आपके पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो आप अपनी कंट्री की गुर्बत कैसे खत्म करेंगे, पॉवर्टी कैसे खत्म करेंगे, और रोजगार कैसे देंगे अपने लोगों को? तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन कहती है कि भाई अगर आपके पास कैपिटल भी नहीं, टेक्नोलॉजी भी नहीं, मगर आप अपने कंट्री में पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं, रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें करनी होगी। अब वो कौन से पॉइंट हैं, अब उनको देखें तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने पॉइंट लिखे वो क्यों डिसएडवांटेजेस के अंडर में लिखे। अब सबसे पहला पॉइंट ग्लोबलाइजेशन के तहत के डी वैल्यू द करेंसी। अब ग्लोबलाइजेशन के तहत के भाई अगर आप अपनी पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करें? आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें। ठीक है, अगर आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया, करेंसी को डीवैल्यू करने के बाद आपकी जो चीज आएगी मार्केट में वो तो बिल्कुल सस्ती ही मिलेगी सब लोगों को, तो हो सकता है कि आपकी मार्केट बढ़ जाए। मगर जब आपकी चीज मार्केट में हद से ज्यादा चलेगी तो आप क्या करेंगे? सेम ही चक्कर में फिर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे, फिर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे कि भाई मेरी चीजें मेरा प्रोडक्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा चलें। तो आप इन करेंसी को डीवैल्यू करते करते कोई स्टेट ऐसी आएगी जब आपकी करेंसी की कोई अहमियत नहीं रहेगी, जैसे कि अब जिम्बाब्वे की करेंसी की अहमियत है। तो इसलिए ये भी एक बड़ा ही नुकसानकार पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन ही कहती है कि अगर ये चीजें करनी है तो अपनी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यू करें। अब सेकंड नंबर पॉइंट कि ग्लोबलाइजेशन के मुताबिक अगर पॉवर्टी को खत्म करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, तो आपको फ्री ट्रेड करना होगा। अब फ्री ट्रेड भी कोई अच्छा कॉन्सेप्ट तो नहीं। लेट सपोज फ्री ट्रेड है क्या? हम सुनते आए हैं कि भाई फ्री ट्रेड करो, फ्री ट्रेड है क्या? फ्री ट्रेड में ये होता है कि लेट सपोज के कंट्री ए में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आई, मल्टीनेशनल कंपनी कंट्री ए में आने के बाद वो कंट्री ए के ही बैंक से लोन हासिल करेगी,
लोन हासिल करने के बाद कंट्री ए में ही बैठकर प्रोडक्ट बनाएगी और वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो ए ही कंट्री में प्रोडक्ट बेचेगी, मगर हद से ज़्यादा महंगे करके प्रोडक्ट बेचेगी, और जिससे जो फायदा होगा डायरेक्टली वो होगा उस जो मल्टीनेशनल कंपनी को, जो नुकसान होगा वो होगा उस कंट्री में जहां पे वो कंपनी आकर बैठी हुई है। तो इसलिए फ्री ट्रेड में यही होता है। तो मतलब कि फ्री ट्रेड में भी लोगों को या कंट्री को हद से ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ रिड्यूस सोशल एक्सपेंडिचर, मतलब कि अगर आप पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं तो हेल्थ के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर या सोशल लाइफ के ऊपर जो आप पैसे को खर्च कर रहे हैं वो खर्च आप बिल्कुल कम कर दें। लेट सपोज कि अगर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर आप खर्च नहीं करेंगे, आप एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, तो ये तो मैं समझता हूं कि बड़ा ही मेजर डिसएडवांटेजेस है ग्लोबलाइजेशन का। अब आगे बढ़ें कि लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ग्लोबलाइजेशन के तहत कि भाई आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन भी हासिल कर सकते हैं अगर आपको पॉवर्टी खत्म करनी हो। अब यहाँ पे एक बात देखें, सिस्टम विदाउट कंट्री। अब ये मैं आपको बताऊं कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या किसी कंट्री ने इस कॉन्सेप्ट को या इस आइडिया को अडॉप्ट किया है? नहीं, ये वो आइडिया है ग्लोबलाइजेशन जो किसी कंट्री ने नहीं बनाया है, मगर ये किसने बनाया है? ये बनाया है प्राइवेट पीपल इन आईएमएफ या मेक पॉलिसीज। अब जो प्राइवेट लोग जो काम करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में या वर्ल्ड बैंक में, जो प्राइवेट लोग काम करते हैं तो उन्होंने ही ग्लोबलाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाई हैं। अब उनके इदारे चल रहे हैं। लेट सपोज कि आईएमएफ ये एक इदारा है। अब ये इदारा क्यों चलता है? ये मुख्तलिफ दुनिया की कंट्रीज को लोन देता है। अगर लेट सपोज कि सारी दुनिया की कंट्री रिच हो जाए और वो आईएमएफ से लोन न लें तो बिल्कुल आईएमएफ तो इदारा तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो वो प्राइवेट लोग हैं वो यही चाहते हैं कि दुनिया इतनी तरक्की नहीं करे जिसकी वजह से हमारे इदारे खत्म हो जाएं या इदारे बंद हो जाएं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही पॉइंट है, मतलब कि इससे भी बड़े नुकसान होते हैं। लेट सपोज के इस कंट्री ने यहाँ से फंड लिए, तो फंड लेने के बाद क्या हुआ कि अगर किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है, जीडीपी से अगर 60% जो उसके ऊपर कर्जा बढ़ गया, जो जीडीपी की जो मेन है उससे अगर 60% उस कंट्री के ऊपर कर्जा बढ़ गया, तो ऐसे समझ लें कि वो कंट्री बिल्कुल ही कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी या टूट जाएगी। जैसे ये देखें, मोर आईएमएफ लोन। अब इस बंदे के ऊपर, इस बंदे को कॉन्सेप्ट ले लेंगे कंट्री। अगर इस कंट्री ने, किसी कंट्री ने हद से ज्यादा जब आईएमएफ से लोन ले लिया तो उसकी हालत भी ऐसे ही हो जाएगी, मतलब कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये देखें कि इन लोगों ने, अब लोगों को कॉन्सेप्ट ले लें कि इन कंट्रीज ने हद से ज्यादा जब आईएमएफ से लोन ले लिया उसके बाद ये कंट्रीज खत्म हो गई, क्योंकि आईएमएफ एक इदारा है। अब वो इदारा चलता ही इस बात की वजह से है कि कंट्रीज उससे लोन लें। अगर कंट्रीज इससे लोन नहीं लेंगी तो जाहिर बात है वो इदारा बंद हो जाएगा। मगर आईएमएफ के जो प्राइवेट लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि हमारा इदारा बंद हो। तो आगे बढ़े। अब फिफ्थ नंबर पॉइंट, 1986 ग्लोबलाइजेशन अकर्ड इन रशिया। 1986 में ग्लोबलाइजेशन रशिया में आई, तो इसका असर रशिया पे क्या हुआ कि 89 में रशिया बिल्कुल टूट गया। ये भी बड़ा डिसएडवांटेजेस है ग्लोबलाइजेशन का। 6 नंबर, नो अकाउंटेबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन इज ओनली सिस्टम विच इज विदाउट अकाउंटेबिलिटी। आप दुनिया के किसी भी सिस्टम को उठाएं उसमें आपको अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, मगर ग्लोबलाइजेशन एक वायद ऐसा ही सिस्टम है जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और उसके बाद इंडिया क्या करती है? इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन के आइडिया के ऊपर चलती है। तो उसके चलने के बाद क्या इंडिया की पॉवर्टी खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। क्या इंडिया में हद से ज्यादा रोजगार लोगों को मिले? बिल्कुल नहीं। क्या इंडिया में टेररिज्म खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। तो क्या कहें कि भाई ग्लोबलाइजेशन ने कौन से पॉजिटिव काम किए हैं इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में? अगर पाकिस्तान का मिसाल लें, पाकिस्तान भी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान में पॉवर्टी खत्म हुई? नहीं। क्या पाकिस्तान में रोजगार लोगों को मिला? बिल्कुल नहीं। क्या टेररिज्म पाकिस्तान में कम हुई? बिल्कुल नहीं। तो किस बात की वजह से हम कहें कि भाई ग्लोबलाइजेशन मतलब कि इंटरकनेक्टनेस किसी भी कंट्री के लिए फेवरेबल है? आगे बढ़ें। ओपन मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। अब इस ओपन मल्टीनेशनल कंपनी को मैंने एडवांटेजेस में भी लिखा था, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस में भी मैंने ओपन मल्टीनेशनल कंपनीज को लिखा है। अच्छा, इसके पीछे कुछ राज हैं। अब राज ये हैं, लेट सपोज कि अगर आप किसी भी इम्तिहान हॉल में बैठे हुए हैं, अगर ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस पे आ जाए तो आप लिखेंगे कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी के बाद हमें रोजगार मिलेगा और वहां पे बहुत से उस कंट्री को
फायदे होंगे। अगर ये डिसएडवांटेजेस में आए तो आप ये चीजें लिखेंगे। अब देखें, लॉस टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब मल्टीनेशनल कंपनी का जो सबसे बड़ा जो लॉस होता है, नुकसान होता है, वो होता है डेवलपिंग कंट्रीज को, और उसके बाद होता है लॉस टू लोकल बिजनेसमैन, और उसके बाद जो नुकसान होता है मल्टीनेशनल कंपनी का वो लोकल बिजनेसमैन को होता है। अब उन्हें क्यों होता है देख लें। बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनी विल इंजॉय नेशनल ट्रीटमेंट इन फ्री ट्रेड सिस्टम। जैसे इकोनॉमिक पैटर्न के तहत क्या है, फ्री ट्रेड सिस्टम। तो फ्री ट्रेड सिस्टम के तहत के जो भाई कंपनी आएगी वो क्या करेगी, वो नेशनल ट्रीटमेंट उसे मिलेगी। नेशनल ट्रीटमेंट क्या है, अब वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कि अगर लेट सपोज कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी मुल्क में जाती है तो उसे भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उस मुल्क की गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। जैसे वापडा है किसी कंट्री के, लेट सपोज के पाकिस्तान में वापडा है, तो जैसे ही गवर्नमेंट के इदारे को ट्रीट किया जाता है मुख्तलिफ लोन्स की वजह से या मुख्तलिफ बिलों की वजह से, जैसे अपने गवर्नमेंट के इदारों को ट्रीट किया जाता है वैसे ही उस मल्टीनेशनल कंपनी को ट्रीट किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जब मल्टीनेशनल कंपनी को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा तो वो हद से ज्यादा एक अच्छे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगी। तो जो लोकल बिजनेसमैन होगा वो तो उस नेशनल ट्रीटमेंट के तहत ट्रीट नहीं होगा, तो इसलिए वो एक तो उस बिलों की वजह से इतने प्रोडक्ट अच्छे नहीं बना सकेगा। तो इसमें जो हद से ज्यादा तरक्की होगी वो होगी मल्टीनेशनल कंपनी की, और जो उस मुल्क के जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो दिन ब दिन खत्म होता जाएंगे, और वो दूसरे मुल्क की जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो उरूज तक पहुंचती जाएगी, जिससे उस मुल्क के लोकल बिजनेसमैन को या उस मुल्क की इकोनॉमी को हद से ज्यादा नुकसान होगा। और उसके बाद मिस मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। जब दूसरी कंट्री या जब मल्टीनेशनल कंपनी आएगी किसी भी दूसरे मुल्क में तो वहां पे बैठकर उसके जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी बड़ी मिस मैनेजमेंट करेगी, जिससे उस मुल्क की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। आगे बढ़ें, डिजीज शेयरिंग। ग्लोबलाइजेशन से मतलब के इंटरकनेक्टनेस। जब इंटरकनेक्टनेस में किसी भी कंट्री का बंदा किसी दूसरी कंट्री में गया, अगर उसको कोई भी ऐसी डिजीज हुई जो शेयर हो सकती है, जैसे HIV जो शेयर हुई, तो वो भी इस डिजीज शेयरिंग भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो सकती है। और टेररिज्म, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेररिज्म भी बढ़ सकती है। और इवन के वेस्टर्नाइजेशन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्टर्नाइजेशन। अब कुछ लोगों के तहत के भाई जो ग्लोबलाइजेशन है कि दुनिया के लोगों में या दुनिया के कौमों को आपस में करीब लाना, इसका सिर्फ मेन यही रीजन है कि दुनिया का जो सिस्टम है वेस्टर्न सिस्टम, वो वेस्टर्न सिस्टम पूरी दुनिया पे इम्पोज करना चाहते हैं। मतलब कि वो दुनिया में सिर्फ एक ही निज़ाम देखना चाहते हैं जो वेस्ट का निज़ाम हो, मतलब कि वो वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए ही वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं या ग्लोबलाइजेशन को पैसअप कर रहे हैं या तेज कर रहे हैं। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इज वर्किंग फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, कि भाई ग्लोबलाइजेशन सिर्फ डेवलप कंट्रीज के लिए वो काम कर रही है, और उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन जो काम कर रही है वो वेस्टर्न के लिए काम कर रही है कि वो सिर्फ एक ही निज़ाम बनाए जो वेस्टर्न का निज़ाम हो दुनिया में। अब देखें, अब आपको ये बताऊंगा कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आइडियोलॉजी, वो कहती है कि भाई ये अच्छी बात है, इंटरकनेक्टनेस विल प्रोमोट पीस। अब आइडियलिज्म थ्योरी के मुताबिक कि भाई आइडियलिज्म थ्योरी यही है कि भाई अगर आपको अमन कायम करना है तो आप दूसरे लोगों के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरकनेक्टनेस बढ़ाएं। तो ग्लोबलाइजेशन भी यही चीज कहती है, तो इसलिए उन्हें तो उनकी सोच ही एक हो गई। तो आइडियलिज्म वालों ने भी कहा कि भाई ग्लोबलाइजेशन बड़ी ही अच्छी चीज है, इन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए अपनी कंट्री में। तो यहाँ पे रियलिस्ट करते हैं कि इफ ग्लोबलाइजेशन इज इन द फेवर ऑफ स्टेट देन डू इट। रियलिस्ट लोग कहते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन, मतलब रियलिस्ट लोग ग्लोबलाइजेशन को इतना फॉलो नहीं करते हैं, वो कहते हैं अगर फिर भी ये स्टेट के फेवर में है आप इन्हें करो। तो मार्क्सिस्ट बिलीव्स दैट इट इज वेस्टर्न पॉलिसी टू इम्पोज देयर वैल्यू, मगर जो मार्क्सिस्ट हैं वो बिल्कुल इसे कंडेम करते हैं और कहते हैं कि भाई ये एक वेस्टर्न की पॉलिसी है, वो अपने वैल्यूज को दुनिया के ऊपर कायम करना चाहते हैं या इम्पोज करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ग्लोबलाइजेशन दी है। और यहाँ पे देखें कि रजा शाह पहलवी वांटेड टू प्रोमोट मॉडर्नाइजेशन। जब रजा शाह पहलवी ईरान का जब मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करना चाहता था तो उसके बाद क्या हुआ
कि इस्लामी इनकलाब आया या इस्लामिक रेवोल्यूशन आया जिसने रजा शाह पहलवी की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया, क्योंकि बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ भी इस मॉडर्नाइजेशन को या ग्लोबलाइजेशन को वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ें कि वो कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक ये प्रमोट करना चाहते हैं, और मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है जैसे कि कोका कोला वो भी इन्हें ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मीडिया में BBC, CNN या अल जजीरा, इनकी भी यही कोशिश है कि दुनिया के अंदर इंटरकनेक्टनेस कायम की जाए, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ें, अब देखें कि ग्लोबलाइजेशन कंक्लूजन। अब देखें, जब ग्लोबलाइजेशन में हमें कुछ एडवांटेजेस भी मिले, हमें ग्लोबलाइजेशन में डिसएडवांटेजेस भी मिले, कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हमने एडवांटेजेस में भी रखे, डिसएडवांटेजेस में भी रखे। तो अब देखें कि हम क्या करें, आजकल हमें करना क्या चाहिए, हमें ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए या हमें ग्लोबलाइजेशन को छोड़ देना चाहिए। तो अब देखें कि भाई 2018 में हम तो आइसोलेट तो नहीं रह सकते, मतलब कि कोई भी कंट्री कहे कि भाई हम आज के बाद किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे, हम आइसोलेट रहेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब कि आप दूसरी कंट्रीज के साथ ताल्लुक रखेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल रिलेशंस हो, चाहे वो स्पोर्ट के लिए रिलेशंस हो, चाहे वो नॉलेज के लिए रिलेशन हो, या चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिए दूसरी कंट्री के साथ ताल्लुक रखना पड़े, आप रखेंगे। मतलब कि बिल्कुल आप इस वक्त 2018 में आइसोलेट नहीं रह सकते। ठीक, पहला पॉइंट ये। अब उसके बाद अब हमें अगर पेपर मिले तो पेपर को कैसे करना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। लेट सपोज आपको ऐसे आ रहा है, ऐसे या तो आएगा कि भाई ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस लिखो, तो ग्लोबलाइजेशन नेचर ऑफ द क्वेश्चन, तो आप जो भी मैंने एडवांटेजेस बताए वो सारे एडवांटेजेस उसमें लिख लो। अगर डिसएडवांटेजेस के ऊपर आ रहा है तो आप ये चीजें लिख लो। मतलब कि नेचर ऑफ क्वेश्चन देखो आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में वो क्या पूछता है। अगर सिंपली ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पूछे बातें तो आप जो भी बातें हैं उसके एडवांटेजेस भी लिखें, डिसएडवांटेजेस भी लिखें, और लास्ट में आप ये बता दें कि भाई आज हम 2018 में ये तो उसके एडवांटेजेस भी थे, ये उसके डिसएडवांटेजेस भी थे, मगर आज ऐसी वर्ल्ड लेवल ऐसा हो चुका है कि हम आइसोलेट भी नहीं रह सकते। मतलब कि हम ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ बातों की वजह से। तो ये था मेरा लेक्चर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये मेरी एक थोड़ी छोटी सी मेहनत थी और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।